नमस्कार दोस्तों, YouTube चैनल में पुनः एक बार स्वागत है आपका। जैसा कि हम जानते हैं कि हमने पिछले वीडियोस में इंडियन हिस्ट्री के तीनों पार्ट्स, एंसेंट इंडियन हिस्ट्री, मेडिवल इंडियन हिस्ट्री और मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री की चर्चा की है। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया है कि हम यूनिवर्स से लेके ब्रह्मांड की उत्पत्ति से लेके 2023 तक की यात्रा करेंगे। इसमें कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट भी होगा, पॉलिटिकल डेवलपमेंट भी होगा। इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए, उसी स्टोरी को कनेक्ट करते हुए हमने यूनिवर्स की उत्पत्ति से लेके, ब्रह्मांड की उत्पत्ति से लेके 1947 तक की स्टोरी को, परिचय को प्रस्तुत किया था, जिसमें एक समग्र परिचय, एक इंटीग्रेटेड परिचय, एक एकीकृत परिचय हमने प्राचीन भारतीय इतिहास, मध्यकालीन भारतीय इतिहास और आधुनिक भारतीय इतिहास का प्रस्तुत किया। उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए, चूँकि हम जानते हैं कि जब हम मॉडर्न इंडिया को पढ़ते हैं 1773 को पहला रेगुलेटिंग एक्ट आता है। हम वहीं से मानते हैं कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट, हमारे संवैधानिक विकास की यात्रा शुरू हो जाती है, जो 1935 भारत शासन अधिनियम तक आती है। उसके बाद में हम देखते हैं कि क्रिप्स मिशन 1942, 1946 कैबिनेट मिशन के द्वारा संविधान सभा का गठन होता है। 13 दिसंबर 1946 को पहली बैठक होती है और 26 नवंबर 1949 को संविधान बनकर तैयार होता है। कुछ भाग, कुछ अनुसूचियाँ और कुछ अनुच्छेद के साथ उसको उसी समय लागू कर दिया जाता है, लेकिन संपूर्ण देशवासियों के लिए हमारे संपूर्ण संविधान को, उसके समस्त अनुच्छेदों को, समस्त भागों को, समस्त अनुसूचियों को समर्पित किया जाता है 26 जनवरी 1950 को। अब हम आज इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, भारतीय संविधान और उसी के साथ साथ जो संविधान सभा थी वो कैसे अंतरिम सरकार में तब्दील होती है, अंतरिम गवर्नमेंट में तब्दील होती है। उसके बाद वहीं से हमारी पॉलिटिकल जर्नी भी शुरू हो जाएगी, पॉलिटिकल डेवलपमेंट भी शुरू हो जाएगा। कैसे कैसे जो विकास हुआ है, राजनीतिक विकास हुआ है, संवैधानिक विकास हुआ है, उसको 2023 तक हम समझेंगे। तो हमने कुछ चीज़ें बोर्ड के माध्यम से आपको बताने की कोशिश की है कि इसकी निर्माण प्रक्रिया क्या है, कि हमारा संविधान कैसे बना है, कैबिनेट मिशन आयोग के द्वारा, उसकी सिफारिशों के द्वारा किस तरीके से हमने उसको बनाया है, क्या प्रोसेस है, उस पर हम डिस्कस करेंगे। और उसको बनाने में संविधान की कौन कौन सी समितियां थीं, जिन समितियों ने उसको बनाने में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका अदा की है, और उन समितियों के क्या कार्य थे, और संविधान निर्माण की प्रक्रिया किस तरीके से लोकतांत्रिक प्रक्रिया के माध्यम से संपन्न हुई, इसको समझेंगे। संविधान सभा के अधिवेशन या बैठकें कितनी हुई, कब कब हुई, कितनी बैठकों में, कितने अधिवेशनों में ये संविधान पूरा बनकर तैयार हुआ। उसके बाद में कौन कौन से प्रस्ताव थे, जिन प्रस्ताव को संविधान सभा के सम्मुख रखा गया। और हमारे भारतीय संविधान बनने की या निर्माण की प्रक्रिया में जो सबसे महत्वपूर्ण बात है, वो पूरे विश्व में हमें दिखाई नहीं पड़ती है, वो ये है कि हमारा संविधान, जो हमारा संविधान का निर्माण हुआ है, जिस सभा ने उसका निर्माण किया है, उस सभा में जितने भी प्रस्ताव हुए हैं, उन सभी प्रस्ताव पर सर्वसम्मति से फैसला हुआ है। कोई भी ऐसा प्रस्ताव नहीं था जिसको लेकर विरोध होता। विरोध थे, लोगों के अपने मत थे, मतभेद थे, लेकिन अंततः उन प्रस्तावों में कुछ आंशिक संशोधन करते हुए सभी को सर्वसम्मत ढंग से तैयार किया गया और उस प्रस्ताव को पारित करके संविधान में हिस्सा दिया गया, संविधान में संजोया गया। संविधान सभा का चुनाव कैसे हुआ? संविधान सभा का चुनाव प्रत्यक्ष रूप से था, अप्रत्यक्ष रूप से था। जिन लोगों ने संविधान सभा के प्रतिनिधियों को चुना, क्या उनको वयस्क मताधिकार प्राप्त था या नहीं था? क्या जो आज के संदर्भ में, हम वर्तमान संदर्भ में वयस्क मताधिकार का प्रयोग करते हैं, या जिस नज़रिए से उसको देखते हैं, जो उसकी व्यापकता है, जो उसका विस्तारित रूप है, क्या उस समय भी ये था? तो इस पे भी हम चर्चा करेंगे। उसके बाद संविधान की सबसे महत्वपूर्ण है, संविधान नहीं, किसी भी टेक्स्ट की, किसी भी बुक की, किसी भी लिटरेचर की जो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ होती है, उसकी प्रस्तावना होती है। पूरी किताब का, पूरे टेक्स्ट का जो सार होता है लेखक के द्वारा, उस प्रस्तावना में संजोया जाता है। कूट कूट कर शब्दों के माध्यम से बहुत ही वरिष्ठ
और बहुत ही गहरे शब्दों के माध्यम से चुनकर भरा जाता है। ऐसी ही हमारी भारतीय संविधान की प्रस्तावना है। भारतीय संविधान को समझने से पूर्व अगर उस प्रस्तावना को आप ठीक से समझ लें तो भारतीय संविधान के जितने भी अनुच्छेद हैं, जितने भी भाग हैं, जितनी भी अनुसूचियां हैं, उनको आप ठीक तरीके से समझ सकते हैं। अनुच्छेद, कितने अनुच्छेद मूल संविधान में थे, कितने भाग मूल संविधान में थे, कितने अनुसूचियां मूल संविधान में थी। इन अनुच्छेद और भाग और अनुसूचियों में वर्तमान में कितने परिवर्तन हो चुके हैं या धीरे धीरे कालक्रम में परिवर्तन होते गए हैं, उन पर भी हम चर्चा करेंगे। उसके बाद हम देखेंगे कि किसी अनुच्छेद, किसी भाग या किसी अनुसूची को लेकर कोई शिकायत दर्ज कराई गई है, कोई किसी व्यक्तिगत रूप से किसी की शिकायत थी या किसी समूह की शिकायत थी, किसी राज्य की शिकायत थी या किसी केंद्र की शिकायत थी, तो वो संविधान के किसी उपबंध को लेकर थी, किसी प्रावधान को लेकर थी। तो चूँकि हम जानते हैं, जब इसका हम अध्ययन करेंगे भारतीय संविधान को, हम समझेंगे कि हमारे भारतीय संविधान, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का जो एक्सप्लेनर है, जो व्याख्या करता है, जो इसका संरक्षक है, जो इसका अभिभावक है, उस सुप्रीम कोर्ट को बनाया गया है। सुप्रीम कोर्ट अगर किसी भी अनुच्छेद पर, किसी भी भाग पर, किसी भी अनुसूची पर कोई मतभेद होता है, कोई विवाद की स्थिति होती है, तो संवैधानिक पीठ उसका अपने फैसले के माध्यम से उसका समाधान करती है। तो वो विभिन्न वाद जिन्होंने संविधान में जो व्याख्याएं सुप्रीम कोर्ट के द्वारा प्रस्तुत की गई हैं, उनके माध्यम से संशोधन हुए हैं, उनके माध्यम से जो प्रावधान थे उनमें और क्लैरिटी आई है और उसमें स्पष्टता आई है, उन पर भी हम चर्चा करेंगे। उसके बाद हम देखेंगे संशोधन। हम सभी जानते हैं कि वक्त धीरे धीरे बदलता है, समय बदलता है, परिस्थितियां बदलती हैं, हमारी जीवन शैली बदलती है और पूरे विश्व के साथ हमारा कनेक्शन होता है। और आज के दौर में जब हम ग्लोबलाइजेशन के दौर में हैं, वैश्वीकरण के दौर में हैं, तो हम जानते हैं कि हमें व्यापार के उद्देश्य से, हमें खेलकूद के उद्देश्य से, हमें सामरिक दृष्टिकोण से, हमें अन्य आर्थिक दृष्टिकोण से अपने संविधान में या अपने विधान में कहीं ना कहीं थोड़ा लचीलापन लाना पड़ता है, संशोधन करने पड़ते हैं, जिससे कि हम विश्व के साथ कदम से कदम मिलाकर उनके साथ प्रतियोगिता कर पाएँ और अपने देशवासियों को, अपने देश को उच्च स्तर तक या शिखर तक ले जा पाएँ। इसी क्रम में हम देखते हैं, जब हम संशोधन पढ़ेंगे और हम ये राजनीतिक विकास, पॉलिटिकल डेवलपमेंट, चूँकि इस बोर्ड पे हमने जो फॉन्ट साइज़ है बहुत छोटा है, लेकिन फिर भी हम अगर इसको पढ़ के बताएंगे तो आप समझ जाएंगे कि जो पॉलिटिकल डेवलपमेंट हम पढ़ेंगे, इस पॉलिटिकल डेवलपमेंट में हम जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है वो हम देखेंगे विदेश नीति। विदेश नीति, जो भी किसी भी प्राइम मिनिस्टर का टेन्योर रहा है, जो भी पीरियड रहा है, जो भी उसका कार्यक्रम रहा है, उस पीरियड में जो उसकी फॉरेन पॉलिसी रही है, जो उसकी कूटनीति रही है, विदेश नीति रही है, जिसके कारण हमारा देश सामरिक रूप से, आर्थिक रूप से किस तरीके से विश्व पटल पर अपनी मजबूती को दर्ज कराता है, उसको हम समझने की कोशिश करेंगे। और भी जो अन्य महत्वपूर्ण पक्ष होंगे उनको भी समझने की कोशिश करेंगे। तो हम देखते हैं 1947 से 64, जैसा कि हमने अभी आपको बताया है कि जो 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक होती है, उसके बाद हम ये मानते हैं जब राजेंद्र प्रसाद उसके स्थायी अध्यक्ष चुन लिए जाते हैं, वो संविधान सभा ही अंतरिम सरकार में तब्दील हो जाती है। उसी समय से पंडित जवाहरलाल नेहरू को प्रधानमंत्री के रूप में चुन लिया जाता है, जो 1964 तक रहते हैं। 1964 प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू की मृत्यु के बाद कुछ समय के लिए वह पद, प्रधानमंत्री का पद रिक्त हो जाता है और 13 दिन के लिए गुलजारीलाल नंदा कार्यवाहक प्रधानमंत्री के तौर पर पीएम पद की शपथ लेते हैं। उसके बाद हम देखते हैं कि 1964 से 66 तक लाल बहादुर शास्त्री जी प्रधानमंत्री रहते हैं और उनकी मृत्यु के बाद फिर से 13 दिन के लिए गुलजारीलाल नंदा को कार्यवाहक प्रधानमंत्री बनाया जाता है। उसके बाद इंदिरा गांधी 1966 से 77 तक रहती हैं, इमरजेंसी पीरियड तक। इमरजेंसी लगाने के बाद उनका जनाधार भारत में घट जाता है। उसके बाद में पहली बार गैर कांग्रेसी सरकार केंद्र स्तर पर आती है, जो जनता पार्टी की सरकार, मिलीजुली सरकार, गठबंधन की सरकार के रूप में स्थापित होती है। उसमें देखिए 1977 से 79 तक मोरारजी देसाई जी रहते हैं प्रधानमंत्री। उसके बाद 1979 से 80 तक चरण सिंह जी रहते हैं और 1980 में फिर से इंदिरा गांधी वापस आती हैं और 1984 में तब तक प्रधानमंत्री रहती हैं जब तक उनका नरसंहार उनके ही सुरक्षाकर्मी द्वारा नहीं कर दिया जाता है।
1984 में इंदिरा गांधी की मृत्यु के बाद उनके बेटे, उनके राजनीतिक उत्तराधिकारी राजीव गांधी 1984 में प्रधानमंत्री बनते हैं और 1989 में तब तक रहते हैं जब उनकी भी एक रैली में हत्या कर दी जाती है, तब तक वो इसी पद पर विद्यमान रहते हैं। उसके बाद हम देखते हैं 1984 से 89 तक राजीव गांधी के बाद 89 से 90 तक विश्वनाथ प्रताप सिंह, बीपी सिंह, जिन्होंने मंडल आयोग की सिफारिशों को लागू किया था। उसके बाद में 1990 से 91 चंद्रशेखर जी और 1991 से 96 तक पीवी नरसिम्हा राव जी। उसके बाद 96 से लगभग 13 दिन के लिए अटल बिहारी वाजपेयी जी प्रधानमंत्री पद पर रहते हैं। और उसके बाद में 1996 से 97 तक HD देवेगौड़ा, 97 से 98 तक इंद्र कुमार गुजराल जी और 98 से 2004 तक अटल बिहारी वाजपेयी जी पूरा कार्यकाल पूरा करते हैं। वो भी गठबंधन की सरकार होती है। 2004 से 2014 तक मनमोहन सिंह जी, 2014 से और अभी तक श्री नरेंद्र मोदी जी। ये हमारी पॉलिटिकल डेवलपमेंट की यात्रा 1947 से शुरू होकर 2023 तक आती है, आज तक आती है। इसी में हम देखेंगे जो संविधान संशोधन हैं, जैसा कि मैंने वहाँ बताया है, जो महत्वपूर्ण संविधान संशोधन हैं उन पे हम व्यापक चर्चा करेंगे। उसके बाद जो आयोग, संघ लोक सेवा आयोग क्या होता है, राज्य लोक सेवा आयोग क्या होता है, अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग क्या होता है, अनुसूचित जाति आयोग क्या होता है, अनुसूचित जनजाति आयोग क्या होता है, महिला आयोग क्या होता है, तमाम ऐसे आयोग हैं जिनके हम कार्यशैली पर बातचीत करेंगे, उनकी शक्तियों पर बातचीत करेंगे और किस तरीके से वो हमारे सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक व्यवस्थाओं को सुचारू रूप से संचालित करने में अहम भूमिका निभाते हैं और अपने संवैधानिक दायित्वों को, चूँकि वो संवैधानिक निकाय हैं तो संवैधानिक दायित्वों का निर्वहन करते हैं। इन पर चर्चा करेंगे। चूँकि एक बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत ही टेक्निकल पॉइंट है हमारे संविधान में, जिसको हम कहते हैं राष्ट्रपति चुनाव। राष्ट्रपति चुनाव बहुत ही तकनीकी चुनाव है, इस पर चर्चा करेंगे, व्यापक चर्चा करेंगे। इससे रिलेटेड बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बहुत प्रश्न पूछे जाते हैं, इस पर भी चर्चा करेंगे। और अन्य जो भी महत्वपूर्ण पक्ष रहे होंगे भारतीय संविधान से रिलेटेड और पॉलिटिकल डेवलपमेंट से रिलेटेड, तो उन पर भी हम चर्चा करेंगे। उम्मीद है कि जो हमने यात्रा शुरू की थी यूनिवर्स की उत्पत्ति से, ब्रह्मांड की उत्पत्ति से, और 2023 तक हम लेके आए हैं। इसमें पॉलिटिकल डेवलपमेंट भी है, हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट भी है, हिस्टोरिकल डेवलपमेंट भी है। 3 पर्सपेक्टिव से, 3 पहलुओं से, 3 दृष्टिकोणों से हम चर्चा कर रहे हैं। हिस्टोरिकल डेवलपमेंट, पॉलिटिकल डेवलपमेंट और कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट। ऐतिहासिक विकास, संवैधानिक विकास और राजनीतिक विकास, इन तीनों मुद्दों पर हम बहुत ही व्यापक चर्चा करेंगे और उम्मीद करते हैं कि हमारी जो चर्चा है या जो हमारा पढ़ाने का ढंग है, जो तथ्यों को कनेक्ट करके बताने का हमारी अप्रोच है, जो स्टोरी के माध्यम से जो हमारे फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन को कनेक्शन बिठाने का जो हमारी अप्रोच है, ये सारी अप्रोच आप सबको बहुत पसंद आएगी। अब आगे के लेक्चर में हम शुरुआत करेंगे स्टोन एज से, पाषाण काल से, जो एंशिएंट इंडिया का एक पार्ट है, जो शुरुआत वहाँ से होगी। और उम्मीद करते हैं कि आगे के लेक्चर में हम आपको उसी टॉपिक के साथ में मिलेंगे। धन्यवाद।